दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म पूरे यूरोप में काफी मशहूर है और ऐसी मजेदार फिल्में बहुत कम ही बनती हैं। इस जबरदस्त कहानी का अंत देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जर्मनी की राजकुमारी इसाबेल को दिखाया जाता है, जो अपने 18वें जन्मदिन के मौके पर सज धज के तैयार होती हैं। तभी उसके माँ बाप उसके कमरे में आकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक गुलदस्ता भेंट करते हैं। राजा और रानी के कमरे से बाहर जाने के बाद राजकुमारी इसाबेल अपनी अलमारी से लाल रोशनी से चमकता हुआ एक खास धातु का टुकड़ा निकालती है। इसाबेल के पास ये चमकता हुआ टुकड़ा बचपन से ही था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये टुकड़ा उसे किसने दिया और ये क्या है। हर जन्मदिन की तरह इस बार भी वो उस धातु के टुकड़े को लेकर महल के बगीचे में जाती है, पर तभी वो धातु का टुकड़ा सुलगने लगता है और उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आग का घेरा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमारी वहां से कहीं गायब हो जाती है। ये घटना देखकर वहां के लोगों में हड़कंप मच जाता है। शोर सुनकर राजकुमारी के पिता राजा एडम भी वहां आते हैं, पर उन्हें वहां सिर्फ जमीन पर पड़ा हुआ अपनी बेटी का मुकुट मिलता है। अगले सीन में 18 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब राजा एडम कुछ सालों की लड़ाई के बाद अपने गवर्नर मैक्स और सेना के साथ वापस अपने राज्य लौट रहे होते हैं। गवर्नर मैक्स का महल पहले पड़ता है, इसलिए वो राजा से आज्ञा लेकर अपने महल में जाता है। 3 साल की लड़ाई के बाद लौटे गवर्नर को देखकर जनता बहुत खुश होती है। गवर्नर की पत्नी उन्हें अपने बेटे जॉन से मिलवाते हुए कहती है, जब आप लड़ाई पर गए थे तब ये बहुत छोटा था। गवर्नर मैक्स कहता है, हाँ, अब तो ये बड़ा हो चुका है। क्या तुमने इसको धनुष बाण और तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिलाना शुरू किया? उसकी पत्नी कहती है, अभी नहीं, हमारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है और इसका मन चित्रकारी करने और किताबें पढ़ने में लगता है। गवर्नर कहता है, पर इसका जीवन किताबें पढ़ने और चित्रकारी करने से नहीं चलेगा। इसे लड़ाई का हुनर सीखना पड़ेगा ताकि ये भी मेरी तरह एक शूरवीर बन सके। कुछ दिनों बाद राजा एडम के घर पर एक लड़की का जन्म होता है। सभी लोग राजा के दरबार में उपहार लेकर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए जाते हैं। गवर्नर भी अपने परिवार के साथ जाकर राजा को उनकी बेटी के जन्मोत्सव के मौके पर उपहार और शुभकामनाएं देता है। इसी दौरान एक अनजान शख्स उपहार के तौर पर राजा की बेटी के पालने में एक चमकीला धातु का टुकड़ा रखकर जल्दी से बाहर चला जाता है। राजा और रानी उस शख्स से अनजान होते हैं, लेकिन उपहार का सम्मान करते हुए वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब गवर्नर का बेटा जॉन रानी को खुद से बनाया घोड़े का एक चित्र देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से राजकुमारी के लिए है। यहाँ से घर लौटकर गवर्नर हर दिन जॉन को तलवारबाजी और लड़ाई के दांव पेच सिखाने लगता है। हालांकि जॉन का मन अब भी चित्रकारी करने और किताबें पढ़ने में लगता था, इसलिए वो अपने पिता से छिपकर चित्रकारी करना और किताबें पढ़ना बंद नहीं करता। समय बीतने के साथ जॉन जवान हो जाता है, पर उसका पिता उसे शूरवीर बनाने के लिए अब भी उसे लड़ने के दांव पे सिखाना जारी रखता है। इधर राजकुमारी इसाबेल भी 18 साल की हो चुकी होती है और जब वो धातु के चमकते टुकड़े की वजह से आग की लपटों में गायब हो जाती है, तो उसके पिता राजा एडम घोषणा करते हैं कि जो भी मेरी बेटी को खोज कर लाएगा, उससे मैं अपना आधा राज्य देकर उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। गवर्नर राजा की ये घोषणा अपने बेटे जॉन को बताते हुए कहता है, यही मौका है तुम्हें राजकुमारी को ढूंढकर खुद को शूरवीर साबित करने का। मैंने इतने सालों में तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसका इस्तेमाल करो और राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। जॉन कहता है, राजकुमारी अचानक से आग के लपटों के बीच गायब हुई है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा। वैसे भी मुझे शूरवीर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर गवर्नर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इसलिए इस काम से पीछे हटकर खुद को कायर साबित मत करो। आखिरकार सफर के लिए जरूरी चीजें लेकर जॉन अपने पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाने पर ये लोग एक सराय में कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं। उसी सराय में टॉम और वुड नाम के 2 दोस्त भी शराब पी रहे होते हैं। मैक्स और उसके बेटे जॉन की बातें सुनकर जब उन्हें पता चलता है कि ये बाप बेटे राजकुमारी को ढूंढने जा रहे हैं, तो वो दोनों उनसे कहते हैं, हम दोनों दोस्त भी राजा की घोषणा सुनकर राजकुमारी की तलाश में निकले हैं, क्यों ना हम लोग एक साथ ही चलें। गवर्नर ऐसा नहीं चाहता था, पर जॉन की जिद करने पर वो उन्हें भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात भर सराय में रुकने के बाद सुबह ये लोग सराय से बाहर आते हैं।
जॉन कहता है आखिर बिना किसी सुराग के हम राजकुमारी को कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मोटा टॉम कहता है लोगों का कहना है कि बगीचे में राजकुमारी जिस जगह गायब हुई हैं, वहाँ के आसपास की जमीन झुलस गई है। ये सुनकर जॉन कहता है मैंने ऐसी जमीन के बारे में पढ़ा है। हमारे राज्य की सीमा के पार नदी की दूसरी ओर पूर्व दिशा में ऐसी जगह है जो पूरी तरह झुलसी हुई है। हो सकता है राजकुमारी के गायब होने का संबंध वहीं से हो। जॉन की जानकारी सुनकर वो सभी काफी हैरान होते हैं और फिर ये चारों लोग पूर्व की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में पूर्व की जली हुई जमीन पर एक रहस्यमयी प्राचीन महल दिखाया जाता है। भूल भुलैया की तरह बने उस प्राचीन महल में सिंहासन पर बैठा एक दुष्ट जादूगर राजकुमारी इसाबेल से कहता है मैंने तुम्हारा अपहरण इसलिए किया है ताकि तुम मुझसे शादी करो। इसके लिए मैंने बचपन में ही तुम्हारे पास धातु यंत्र रख दिया था ताकि जब तुम 18 साल की हो जाओ तब मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। इसाबेल कहता है तुम जिस भी इरादे से मुझसे शादी करना चाहते हो वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जीते जी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। इस पर जादूगर कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं सैकड़ों सालों से जिंदा हूँ और आगे भी जिंदा रहूंगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो तुम भी हमेशा जवान बनी रहोगी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पर मेरे जादू का प्रभाव है। इसाबेल कहती है मैंने अपना फैसला तुम्हें पहले ही बता दिया है। इस पर दुष्ट जादूगर कहता है जब तक तुम मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी तब तक तुम्हें मेरी कैद में रहना पड़ेगा। फिर वो अपने गुलाम बोने को बुलाता है और उससे कहता है इसे ऊपर के टावर में कैद कर दो। बोने को आदेश देने के बाद जादूगर अपने सामने जल रही जादुई आग के जरिए वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद जब बोना राजकुमारी को ऊपर के मीनार पर ले जाने लगता है तो उनसे कहता है मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आदेश की वजह से मैं मजबूर हूँ। राजकुमारी पूछती है आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तो बोना कहता है मैं बोनों के परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मेरी लंबाई बाकी बोनों से ज्यादा थी, इसलिए सभी बोने मुझे चिढ़ाते थे। इससे नाराज होकर मैंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया। भटकते भटकते मुझे ये जादूगर मिला और इसने मुझसे वादा किया कि ये मुझे बाकी बोनों की तरह छोटा कर देगा। इसके बदले मुझे इसके साथ एक सौदा करना होगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसके सौदे वाले कागज पर अपने खून से अंगूठा लगा दिया। बाद में मुझे पता चला कि इस सौदे के तहत जादूगर ने धोखे से मुझे 100 साल के लिए अपना गुलाम बना लिया है और इसके काले जादू के सौदे पर खून से अंगूठा लगाने की वजह से अब मैं इस जली हुई धरती की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर राजकुमारी कहती है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो अब बोना राजकुमारी को मीनार के कैद खाने में बंद कर देता है। अगले सीन में जली हुई धरती की खोज में निकले चारों लोगों को दिखाया जाता है। रास्ते में टॉम और वुड चर्चा कर रहे होते हैं कि राजकुमारी को खोजने पर जब राजा हमें अपना आधा राज्य देगा तो हम चारों उसको आपस में बांट लेंगे। सफर में चलते चलते रात हो जाती है तो ये लोग जंगल में एक जगह आग जलाकर वहीं विश्राम करने लगते हैं। वुड कहता है हम लोगों में से राजकुमारी से शादी कौन करेगा, क्योंकि जो भी राजकुमारी से शादी करेगा राजा के मरने के बाद वो राजा का उत्तराधिकारी बन जाएगा। इस पर जॉन कहता है किसी से शादी करने के लिए उसका स्वभाव देखना चाहिए, ना कि उसका धन। फिर अगली सुबह ये लोग यहाँ से सफर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर जंगल में छिपे लुटेरे उन्हें घेर लेते हैं। इससे टॉम और वुड घबरा जाते हैं, लेकिन गवर्नर मैक्स बहुत बहादुर होता है। वो अपने साथियों से कहता है इन लुटेरों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम लोग बस बैठकर तमाशा देखो। लुटेरों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग मैक्स को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो मैक्स तलवार लेकर अकेले ही उन लुटेरों से भिड़ जाता है और अपनी बहादुरी से एक एक करके उन लुटेरों को हराकर जमीन पर गिरा देता है। बुरी तरह पिटने के बाद लुटेरों का सरदार मैक्स से माफी मांगता है और कहता है आगे पूर्व की ओर जली हुई धरती है, उस खतरनाक निर्जन जगह पर सावधान रहना। तो अब मैक्स और उसके साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उस नदी के दूसरी तरफ उन्हें जली हुई निर्जन भूमि दिखती है, तो घोड़ों को नदी में उतारकर ये लोग नदी पार करते हैं और जली हुई भूमि पर पहुंच जाते हैं। वो जगह बिल्कुल झुलसी हुई और सूखी हुई होती है, यहाँ तक कि टॉम जब पानी पीने के लिए अपनी बोतल खोलता है तो उसके बोतल का पानी भी रेत बन चुका होता है। मैक्स कहता है ये जगह शापित लगती है, जहाँ पानी भी रेत में बदल जाता है, शायद इसी वजह से ये जगह निर्जन है। बातें करते हुए कुछ दूर चलने पर इन्हें पुराने किले के अंदर बना एक रहस्यमय महल दिखता है। जिज्ञासावश ये सभी उस किले के अंदर जाते हैं और अपने घोड़े को वहाँ बांधकर महल के अंदर दाखिल होते हैं। उस रहस्यमय महल में चारों ओर सन्नाटा पसरा होता
होता है। जॉन सबसे कहता है महल बहुत बड़ा है, इसलिए चारों लोग 4 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। ये कहकर जॉन खुद ऊपर के मीनार वाले हिस्से में चला जाता है, जहाँ उसे कारागार में बंद राजकुमारी दिख जाती है। राजकुमारी उससे पूछती है तुम कौन हो? जॉन कहता है गवर्नर का बेटा, मैंने ही तुम्हारे जन्मोत्सव पर घोड़े का चित्र उपहार दिया था। राजकुमारी कहती है वो चित्र अभी भी मेरे पास है, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? जॉन कहता है तुम्हें छुड़ाने, मेरे पिता भी मेरे साथ हैं। ये कहकर वो जेल का ताला तोड़ने की कोशिश करता है, पर ताला नहीं टूटता। राजकुमारी उससे कहती है यहाँ चारों ओर जादूगर के काले जादू का असर फैला हुआ है, इसलिए इस लॉक को या तो जादूगर खोल सकता है या फिर उसका गुलाम बौना। इस पर जॉन कहता है तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। जॉन की बातों से राजकुमारी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले सीन में मैक्स, टॉम और वुड को दिखाया जाता है, जो महल की भूल भुलैया जैसी संरचना की वजह से बार बार घूम फिरकर एक ही जगह पर आ जा रहे होते हैं। इसी दौरान जॉन उनके पास आता है। टॉम उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? जॉन जानता था कि ये लोग आधा राज्य पाने के लालच में राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो उन्हें राजकुमारी के ऊपर कैद होने वाली बात नहीं बताता। तभी अचानक से उनके पीछे लोहे का एक फाटक खुलता है। फाटक के पीछे एक बड़ा बरामदा होता है, जहाँ एक कुंड में आग जल रही होती है। जिज्ञासावश से चारों उस बरामदे के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पहले से ही मौजूद बौना उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? इसी बीच जादूगर भी वहाँ प्रकट हो जाता है। जॉन उससे कहता है हम यहाँ राजकुमारी के लिए आए हैं। जॉन की बात सुनकर जादूगर कहता है दक्षिण में एक राज्य है, वहाँ की जादूगरनी के पास एक लॉकेट है, जो भी मेरे लिए वो लॉकेट लेकर आएगा मैं राजकुमारी को उसे सौंप दूंगा। मैक्स कहता है उतना सब करने से अच्छा क्यों ना हम तुम्हें मारकर राजकुमारी को आजाद कर दें। ये कहकर वो अपने बेटे जॉन को जादूगर का मुकाबला करने के लिए कहता है, पर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उसे पीछे उछाल फेंकता है। अब जॉन को हारता हुआ देखकर मैक्स खुद तलवार उठा लेता है, पर जादूगर उसे भी अपनी जादुई छड़ी से पीछे ढकेल देता है। मैक्स और उसके बेटे के हारने से टॉम और वुड की फट जाती है। टॉम जादूगर से कहता है मेरा गला सूख रहा है, क्या तुम अपनी जादुई छड़ी से मेरे लिए पानी प्रकट कर सकते हो? बौना कहता है नहीं, पानी से इन्हें नफरत है, इसीलिए पूरा शापित क्षेत्र सूखा है। अब वहाँ मौजूद जॉन जादूगर से कहता है तुम खुद अपने जादू से वो लॉकेट क्यों नहीं ले आते हो, और उस लॉकेट में आखिर ऐसा क्या खास है? इस पर जादूगर कहता है क्योंकि दक्षिण का वो क्षेत्र बहुत नमी भरा है और लॉकेट में क्या खास है और क्या नहीं ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। अगर राजकुमारी चाहिए तो मेरे लिए वो लॉकेट लाना ही पड़ेगा। ये बताने के बाद जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है और जादूगर की मांग पूरी करने के लिए ये चारों किले से बाहर आकर अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। कारागार की खिड़की से राजकुमारी जॉन को अलविदा कहती है। चलते चलते जब ये लोग जली हुई धरती की सीमा के पास पहुंचते हैं, तभी उनके सामने आकर एक बूढ़ा उनसे कहता है मैं जानता हूं कि तुम लोग दक्षिण की ओर जा रहे हो। जॉन कहता है आपको ये कैसे पता? तो बूढ़ा कहता है तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये सब मुझे कैसे पता, बल्कि ये जानना जरूरी है कि जिस तरफ तुम लोग जा रहे हो वहां पहुंचने से पहले तुम्हारे रास्ते में बहुत से प्रलोभन और भ्रम आएंगे, पर तुम लोग उसमें मत फंसना और सीधे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना। बूढ़े से जानकारी मिलने के बाद ये चारों लोग जली हुई भूमि के क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है और इन लोगों को रास्ते में एक जगह कई खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं, जो इन सभी को अपने पास बुला रही होती हैं। जॉन सबसे कहता है हमें सावधान रहना होगा, ये सब भ्रम है। ये बातें समझाकर जॉन सबके साथ फिर से वहां से आगे बढ़ता है। आगे के रास्ते पर रोशनी से चमक रहा एक योद्धा जॉन के बाप मैक्स को ललकारते हुए कहता है तुम खुद को सूरवीर समझते हो, हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। उसकी बात सुनकर मैक्स तलवार उठा लेता है, पर जॉन उन्हें फिर से समझाता है कि ये सब भ्रम है और सबको लेकर फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते के किनारे पुराने किले के पास रोशनी से चमक रहे कुछ लोग शराब की पार्टी करते हुए दिखते हैं। उन्हें नजरअंदाज करके जॉन, मैक्स और वुड तो वहां से आगे बढ़ जाते हैं, पर शराब की लालच में टॉम उस भ्रम में फंसकर वहीं रह जाता है। कुछ दूर और चलने पर उन्हें जंगल के बीचों बीच ढेर सारा खजाना दिखता है। खजाना देखकर धन का लोभी वुड उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तो जॉन उसे रोकते हुए कहता है ये सब भ्रम है, जितना उसकी ओर देखोगे उतना ही ज्यादा उसकी ओर आकर्षित होगे। लेकिन जब वुड उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता तो जॉन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे वुड का भ्रम दूर हो जाता है। पर इसी दौरान योद्धा का भ्रम फिर से मैक्स को ललकारता है। अब इससे पहले कि जॉन उन्हें समझा पाता, मैक्स उस भ्रम योद्धा से भिड़ जाता है, जिससे कि वो खुद भी उस भ्रम में उलझ जाता है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि जब तक उनका भ्रम नहीं टूटेगा वो उसी तरह हवा में तलवार चलाकर भ्रम में उलझे रहेंगे। मजबूरी में जॉन उन्हें वहीं छोड़कर वुड के साथ वहां से आगे बढ़ता है और एक नदी घाटी के पास पहुंच जाता है। उस नदी पर बांस से बनी एक नाव होती है, तो जॉन और वुड उस पर सवार हो जाते हैं। जॉन पतवार से उस नाव को खेने लगता है, जबकि वुड नाव पर रखा हुआ धनुष बाण उठा लेता है।
नदी में आगे बढ़ते वक्त वो जॉन से कहता है तुम्हारे पिता का क्या होगा। जॉन कहता है वो मायाजाल के भ्रम में फंसे हैं। एक बार मैं लॉकेट जादूगर को सौंप दूं, फिर मैं उन्हें भी भ्रमजाल से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। नदी घाटी में कुछ देर चलने के बाद ये लोग चट्टानों के बीच एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक औरत सुनहरा लॉकेट पहनकर खड़ी होती है। जॉन वुड से कहता है जादूगर ने कहा था कि एक चुड़ैल है, पर ये तो कोई परी लग रही है। जरूर वो जादूगर हमसे कुछ छिपा रहा है, इसलिए हमें पहले इस लड़की से बात करनी चाहिए। लेकिन लालची वुड उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और किनारे पहुंच चुकी नाव से कूदकर परी रानी को तीर मार देता है। तीर लगने से परियों की रानी घायल हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वुड परी का लॉकेट उठा लेता है। अब क्योंकि जॉन नेक दिल होता है, इसलिए वो नाव से उतरकर घायल परी को संभालने लगता है। अब जब वुड जॉन को व्यस्त देखता है तो वो नाव लेकर वहाँ से भागने लगता है। जॉन परी से कहता है एक जादूगर ने राजकुमारी को छोड़ने के बदले हमसे तुम्हारा लॉकेट मांगा था। उसने कहा था कि तुम कोई डायन हो। परी कहती है उसने तुम्हें गुमराह किया है। मैं परियों की रानी हूँ और उस लॉकेट के अंदर मेरी आत्मा और मेरी शक्ति है। उसकी वजह से वो जादूगर हमारे आसपास आने से डरता है। अब अगर जादूगर को वो लॉकेट मिल गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। परी की बात सुनकर जॉन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा लॉकेट जादूगर तक न पहुंच पाए, पर तुम्हारा इलाज कैसे होगा। रानी परी कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, बाकी परियां मेरा ख्याल रखेंगी। जब तक मेरा लॉकेट सही सलामत है तब तक मैं जिंदा रहूंगी। अब क्योंकि वुड नाव लेकर चला गया होता है, इसलिए जॉन नदी के अंदर उतरकर किसी तरह नदी को पार करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वुड लॉकेट लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और जॉन उसे रोकने के लिए उसके पीछे लगा होता है। लेकिन वुड जॉन से काफी आगे होता है, इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर कुछ ही देर में जली हुई धरती पर पहुंच जाता है। वहां जैसे ही वो किले के अंदर दाखिल होता है, जादूगर उसके सामने प्रकट होकर उससे पूछता है क्या तुम वो लॉकेट ले आए हो। वुड कहता है हाँ, अब राजकुमारी को मुझे सौंप दो। तो जादूगर वहां राजकुमारी को प्रकट कर देता है। अब तक जॉन भी वहां पहुंच जाता है और वुड को सतर्क करते हुए कहता है ये जादूगर झूठा है, इसलिए इसे वो लॉकेट मत देना। जॉन की ये बात सुनकर जादूगर उसके चारों ओर एक आग का घेरा बना देता है ताकि जॉन वुड को रोकने की कोशिश ना कर पाए। अब लालची वुड लॉकेट ले जाकर जादूगर को देने लगता है, पर जब लॉकेट की शक्ति से जादूगर लॉकेट को नहीं छू पाता तो वो वुड से उसे उसके आग वाले कमरे में ले चलने के लिए कहता है। लालची वुड जादूगर की चाल नहीं समझ पाता और उसके साथ उसके कमरे में चला जाता है। इधर मौका देखकर राजकुमारी जॉन के घेरे की आग बुझाकर उसे संभालने लगती है। वहीं आग वाले कमरे में पहुंचने के बाद जादूगर वुड से लॉकेट को उसकी जादुई आग में फेंकने के लिए कहता है, तो मूर्ख वुड उसकी बातों में आकर वैसा ही करता है। लॉकेट के आग में जाते ही जादूगर हंसते हुए उससे कहता है तुमने मेरी आधी योजना तो पूरी कर दी। वो औरत कोई चुड़ैल नहीं, परियों की रानी है। मैं इस लॉकेट को खुद नहीं छू सकता, पर इस जादुई आग में रहकर ये लॉकेट अगले अमावस्या तक पिघल जाएगा और इसके पिघलते ही परियों की रानी मर जाएगी और उसकी सारी ताकत मेरी हो जाएगी। फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी जॉन भी इसाबेल के साथ वहां पहुंच जाता है और उससे कहता है सुना तुमने, मैंने तुम्हें सावधान किया था पर तुम नहीं माने। अगले सीन में परियों की रानी को दिखाया जाता है। लॉकेट के जादुई आग में होने की वजह से वो कमजोर होकर दर्द के मारे चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर भ्रमजाल में फंसे मैक्स का भ्रम टूट जाता है और उसे अपने बेटे का ख्याल आता है, इसलिए वो अपनी तलवार वहीं छोड़कर जल्दी से घाटी की ओर निकल पड़ता है। इधर जादूगर जॉन को अपना बूढ़ा वाला रूप दिखाकर कहता है मैंने ही बूढ़े के रूप में आगे क्या करना है और क्या नहीं इसकी सलाह दी थी ताकि तुम लोग आसानी से मेरे लिए रानी परी का लॉकेट ला सको। इस पर वुडो जादूगर से कहता है वादे के मुताबिक मैं लॉकेट ले आया हूँ, इसलिए मुझे राजकुमारी को ले जाने दीजिए। जादूगर कहता है तुम्हें घंटा मिलेगा। ये कहकर वो जादू से उसे एक घोड़े में बदल देता है और अस्तबल में भेज देता है। घोड़े को भेजने के बाद जादूगर राजकुमारी से कहता है समय आ गया है हमारे शादी करने का। इस पर राजकुमारी कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस दौरान जॉन अपने बोतल के रेत से जादूगर की आग बुझाने की कोशिश करता है, पर वो आग नहीं बुझती। अब जादूगर जॉन से कहता है ये जादुई आग है, इसे इतनी आसानी से नहीं बुझाया जा सकता। फिर वो जॉन को अपने जादू से ऊपर छत पर लटका देता है। ये देखकर बेचारी राजकुमारी डर जाती है। अब क्योंकि वो जॉन को प्यार करने लगी थी, इसलिए वो जादूगर से कहती है तुम इसे छोड़ दो और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी से आश्वासन मिलने के बाद जादूगर जॉन को नीचे उतार देता है, पर अपने जादू से वो उसे कहीं बाहर भेज देता है ताकि वो दोबारा से जादूगर के काम में कोई बाधा न डाल सके।
अगले सीन में मैक्स को दिखाया जाता है जो घाटी में रानी परी के पास पहुंचकर उनसे कहता है, मैंने किसी की चीख सुनी। तो रानी परी उसे अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। रानी की बातें सुनकर मैक्स उनसे पूछता है आखिर उस जादूगर को कैसे हराया जा सकता है। रानी परी कहती है उसकी ताकत उसकी जादुई आग में है, पर उसे साधारण पानी से नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि साधारण पानी वहाँ रेत में बदल जाता है। मैक्स पूछता है फिर क्या करें। तो रानी अपनी सहायक परी से मैक्स के हेलमेट में वहाँ का जादुई पानी मंगवाती है और मैक्स से कहती है अगली अमावस्या से पहले तुम्हें इस पानी से उसकी जादुई आग बुझानी होगी। दूसरी ओर जादूगर जादुई आग में पड़े हुए रानी के लॉकेट से रानी का आवाहन करता है जिससे रानी वहां से गायब होकर जादूगर के पास पहुंच जाती है। मैक्स परियों से पूछती है रानी कहाँ गई। तो परियां कहती हैं जादूगर ने उसका अपहरण कर लिया। जादूगर के पास पहुंचने पर जादूगर रानी को जंजीरों से जकड़कर उससे कहता है कई साल बीत गए तुम्हें देखे हुए और अब तो तुम्हारा लॉकेट भी मेरे कब्जे में है। इसी बीच बौना जादूगर के पास आकर उससे कहता है तुमने अपने अत्याचार की सीमा पार कर दी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जादूगर भड़क जाता है तथा बौने के गले में एक जादुई पट्टा बांध देता है। उस पट्टे के प्रभाव से बौना एक पालतू कुत्ता बन जाता है। फिर जादूगर उसके पास जाकर उससे कहता है जब मैं अपनी शक्ति से इशारा करूं तब तुम जॉन को नोचकर मार डालना। अब यहाँ से जाओ और किले की छत से मेरे इशारे का इंतजार करो। इसके बाद जादूगर राजकुमारी को बुलाता है और रानी परी से कहता है मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ। अगली अमावस्या तक तुम्हारा लॉकेट खत्म हो जाएगा और तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। रानी परी से ये सब कहने के बाद जादूगर राजकुमारी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर शादी के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में राजकुमारी उससे कहती है पहले मुझे दिखाओ कि जॉन जिंदा है या नहीं। तो जादूगर उसे निर्जन भूमि क्षेत्र में जमीन पर पड़े हुए जॉन को दिखाता है और अपनी शक्ति से उसे झटका देते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। किले की छत पर बैठा कुत्ता जब जादूगर का इशारा देखता है तो तेजी से भागकर नीचे आता है और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रहे जॉन को नोचने की कोशिश करने लगता है। बचने के लिए जॉन उससे भिड़ जाता है पर इस दौरान कुत्ते का पट्टा खुल जाता है। वो जादुई पट्टा खुलते ही बौना अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर जॉन उससे पूछता है ये क्या कर रहे थे तुम। बौना कहता है ये सब उस दुष्ट जादूगर का किया धरा है, मैं उस साले से बदला जरूर लूंगा। तो जॉन कहता है जल्दी चलो हमें राजकुमारी को बचाना है। अगले सीन में जंगल में मैक्स को दिखाया जाता है। परियां उसे एक पहाड़ी के अंदर ले जाती हैं और हेलमेट से निकालकर जादुई पानी की कुछ बूंदें पहाड़ी की दरार पर छिड़कती हैं जिससे वहां एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। मैक्स पूछता है ये क्या है। तो परियां उससे कहती हैं ये गुप्त रास्ता सीधे जादूगर के किले के निचले हिस्से में जाता है। पहले जादूगर और रानी में दोस्ती थी पर दुष्ट जादूगर ने शक्ति की लालच में रानी का लॉकेट छीनने की कोशिश की। इसी बात को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई और रानी ने इस गुप्त रास्ते को बंद कर दिया। तो अब मैक्स हेलमेट में पानी लेकर गुफा के गुप्त रास्ते के जरिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर जादूगर राजकुमारी को लेकर उसके महल में जाता है। राजकुमारी के वापस आने की खबर सुनकर जनता इकट्ठा होने लगती है। महल के अंदर पहुंचने पर राजा और रानी अपनी बेटी को गले लगाते हुए पूछते हैं हमने तुम्हें हर जगह खोजा, आखिर तुम कहाँ चली गई थी। लेकिन जादूगर के डर से राजकुमारी उन्हें कुछ नहीं बताती। अब जादूगर राजा से कहता है महाराज मैं राजकुमारी को ढूंढ लाया हूँ, इसलिए वादे के मुताबिक आने वाली अमावस्या को आप मेरी राजकुमारी से शादी कर दें। राजा को नहीं पता होता कि ये एक जादूगर है, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि बेचारी राजकुमारी मन ही मन बहुत दुखी होती है क्योंकि वो जॉन से प्यार करती है। अगले सीन में जॉन और बौने को दिखाया जाता है। जली हुई भूमि की सीमा पर पहुंचने पर बौना सीमा के पार नहीं जा पा रहा होता। जॉन उससे पूछता है ये क्या हो रहा है। तो बौना उसे बताता है जादूगर से किए गए मेरे सौदे के मुताबिक उसके जादू के प्रभाव की वजह से मैं 100 साल तक ये क्षेत्र छोड़कर नहीं जा सकता। जॉन कहता है जादू के प्रभाव से तुम अपने रूप में भले ही ये क्षेत्र नहीं छोड़ सकते पर कुत्ते के रूप में जरूर छोड़ सकते हो। ये कहकर जॉन उसके गले में जादुई पट्टा डालकर फिर से उसे कुत्ता बना देता है। कुत्ते के रूप में जादूगर के सौदे का जादू उस पर काम नहीं करता और वो जॉन के साथ नदी पार करके दूसरी ओर पहुंच जाता है। वहाँ जॉन उसका पट्टा खोल देता है जिससे बौना फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और खुश होकर जॉन से कहता है जादूगर के सौदे का श्राप टूट गया, अब मैं आजाद हूँ। जॉन कहता है हाँ अब जल्दी से राजकुमारी के पास चलते हैं। दूसरी ओर जॉन का बाप मैक्स जादूगर के महल में पहुंचकर आग वाला कमरा खोजने लगता है। इधर कुछ देर चलने के बाद जब जॉन और बौना महल में पहुंचते हैं तो वहां जादूगर और राजकुमारी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। ये देखकर जॉन राजा और बाकी सभी लोगों को जादूगर की सच्चाई बता देता है। जादूगर का सच जानकर राजा अपने सिपाहियों से जादूगर को पकड़ने के लिए कहता है पर दुष्ट जादूगर अपने जादू से उन सबकी तलवार में आग लगा देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं लेकिन जॉन जादूगर को ललकारते हुए कहता है अगर तुम सच में मर्द हो तो बिना जादू के मुझसे तलवार लड़ाओ, अगर तुम जीत गए तो राजकुमारी तुम्हारी हो जाएगी। जादूगर कहता है ठीक है, पर जैसे ही जॉन उससे तलवार लड़ाने लगता है तो दुष्ट जादूगर जादू के इस्तेमाल से उसे नीचे गिरा देता है। अगले सीन में मैक्स को दिखाया जाता है जो हेलमेट के पानी से
जादूगर की जादुई आग बुझा देता है और उसमें पड़ा लॉकेट निकालकर रानी को पहना देता है, जिससे रानी की शक्तियाँ वापस आ जाती है। अब क्योंकि जादुई आग बुझने से जादूगर की शक्तियाँ चली जाती है, इसलिए जब वो जॉन को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है तो उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि इसकी शक्तियाँ जा चुकी हैं, इसलिए कमजोर हो चुके जादूगर के तलवार पर वार करके वो जादूगर को नीचे गिरा देता है। इसी दौरान मौका देखकर बौना उसके गले में जादुई पट्टा बांधकर उसे कुत्ता बना देता है और कहता है, साले अब से तू मेरा पालतू है। अब तक परी भी जॉन के पिता को लेकर वहां आ जाती है। इसके बाद सभी के सामने जॉन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।